बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि दिल्ली में महामंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें 2022 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनको लेकर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना काल में जिस तरह की परिस्थितियां रही उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाए हैं उनको लेकर के भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा हो रही है। लगभग 125 मेंबरान जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं, लेकिन बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर वर्चुअली तौर पर जुड़ रहे हैं इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि जब समापन होगा उस वक्त उनका संबोधन होगा। 3 बजे के आसपास माना जा रहा है कि उनका संबोधन आज होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है 2022 के मिशन पर, अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में जिस तरीके से फोकस कर रही है उस पर हम बात करेंगे। मणिपुर पर फोकस कर रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सूर्या मैथिल साहब, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में 2017 को दोहराना चाहती है। आपको लगता है कि 2017 में जो फैक्टर थे वही फैक्टर 2022 में भी हैं? धन्यवाद अनुपम भाई। 2017 से ज्यादा अच्छे फैक्टर्स इस समय में हैं, क्योंकि विकास भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का किया है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। दुगनी आय होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो गन्ना किसानों के लिए ले लीजिए, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान हमने किया है, चाहे आप बेरोजगारी दर ले लीजिए। अखिलेश जी के अभिषेक राय कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि महंगाई आपको नजर नहीं आती, तेल के दाम बढ़ गए वो आपको नजर नहीं आता है, और आप बात कर रहे हैं कि हमने 5 साल में उत्तर प्रदेश की सूरत बदल दी। अनुपम भाई, जिस प्रकार से 2 साल का कोरोना काल का आपदा काल रहा है, उसके बाद भी अगर भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कलमताल कर रही है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के डबल इंजन की सरकार का ही प्रतिफल है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आज देश के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बन गया है, निवेश के माहौल जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बने हैं, 70,000 करोड़ से ज्यादा आपको दिखता है निवेश का माहौल? और अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस में जिस प्रकार से अनुपम जी ने जवाब देना चाहूंगा। अनुपम जी, सूर्या जी बता रहे हैं तो क्या मैं जवाब दूंगा। उसमें भी पूरा का पूरा ईमानदारी से कार्य किया गया, कोई घोटाला नहीं हुआ। इनकी तरह नहीं कि ये जो है, जो भी अधिग्रहण कर रहे थे अपने लोगों को डबल डबल पैसा दे रहे थे, चाहे वो लैपटॉप पार्टी को लैपटॉप के अंदर आधे से ज्यादा खा गए, चाहे वो पेंशन बांधी तो पेंशन के अंदर 4 लाख से ज्यादा तो ऐसे लोगों को पेंशन दी कि अपात्र थे, और 40,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे। भाई अभिषेक जी को बोलने दीजिए, जवाब सुन लीजिए मैथिल साहब, जवाब सुन लीजिए अभिषेक जी का। अभिषेक जी बोलिए। देखिए सूर्या मैथिल जी जो बात कह रहे हैं ना, आंकड़ों की बात नहीं करते। अभी इन्होंने कहा आय दुगनी कर दी, सबसे बड़ा झूठ तो यही है। आप नेशनल पर कैपिटा इनकम 25,000 है, पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम है। आज की डेट 2020-21 का आंकड़ा बता रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश आप ऐसे बोलते रहोगे, जनता सब समझती है, जनता सब समझती है, आप बोलने तो दो, अपने आंकड़े देख लो ना। तभी तो आप प्लीज ना होमवर्क करके आया करो, प्लीज होमवर्क करके आया करो। बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए क्या बोल रहे हो। अनुपम जी, ये तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। सूर्या जी बोलने दीजिए, अभिषेक जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। बात कंप्लीट बोले अभिषेक जी, बोलिए, बात बोलिए। जी अनुपम जी, मैं ये बता रहा था, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 44,000 है आज की डेट में, ठीक है, और नेशनल इंडेक्स जो है 95,000 का। आज दुगनी करने आए थे किसानों की, इन्होंने डीएपी महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, लागत दुगनी कर दी। आज मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा आज 12 महीने से किसान बैठा, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। सूर्य मैथिल जी सब देख रहे हैं। आपके चिल्लाने से नहीं रोकिए, मैं रोकूंगा आपको। नहीं, अखाड़ा मत बनाइए भाई, रुकिए। सूर्या मैथिल साहब रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। मेनका मेरी सहयोगी लगातार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को कवर कर रही है, ग्राउंड जीरो पर है। मेनका के पास चलते हैं। मेनका, काफी देर हो चुकी है बैठक को शुरू हुए, क्या अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं? कौन कौन से स्टार्टिंग पॉइंट्स वहां बैठक में रखे गए हैं?
जी बिल्कुल अनुपम, अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और धर्मेंद्र प्रधान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेंगे। तब वो बताएंगे कि आखिर अंदर क्या क्या बातें हुई हैं। लेकिन अभी तक जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक हमारे साथ अनूप जी हैं, इनसे जान लेते हैं। अनूप जी, अभी तक क्या क्या मीटिंग में बातें हुई हैं? देखिए, आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन खत्म हो चुका है और उसके बारे में विस्तार से बीजेपी प्रेस वार्ता में बताई जाएगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक जेपी नड्डा ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के कोरोना काल में जो काम किए हैं उनकी तारीफ की है और उनको बताया है कि किस तरीके से इतने कठिन वक्त में जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किए, जिस तरह से वैक्सीनेशन के ड्राइव को चलाया गया, जिस तरीके से गरीब कल्याण योजनाओं को चलाया गया, ये सारी बातें जेपी नड्डा ने कही है और कार्यकर्ताओं को कहा है कि ये सारी बातें वो जमीन तक, लोगों तक पहुंचाई जाए, जल्द से जल्द पहुंचाई जाए और तैयारियों के लिए कमर कस ली जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं जो कि बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ऐसे वक्त में कोरोना की वजह से मीटिंग काफ़ी लेट से हुई है और अभी भी पूरी तरह से सभी यहाँ पर नहीं इकट्ठा हो रहा है। अमूमन देखने को मिलता है कि 1.5 से 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक होती है, एक मजमा सा लग जाता है, जिस प्रदेश में इलेक्शन वहीं पर मीटिंग। लेकिन इस बार ये सांकेतिक कहेंगे क्या, इसका पूरा असर होगा? क्योंकि बोलने का भी मौका हर किसी को नहीं मिलेगा। पिछली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जब 2019 में कम से कम 20 मिनट उन्होंने बोला था, इस बार क्या खबर? नहीं, देखिए, इसको सांकेतिक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से हमने देखा कि 1.5 से 2 दिनों की ये बैठक आमतौर पे होती है और 3 से 6 महीने के बीच कार्यकारिणी की बैठक हुआ करती थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये 1.5 साल के बाद हो रही है। लेकिन बैठक महत्वपूर्ण है, ये कह सकते हैं छोटी है लेकिन क्रिस्प है, जिसमें बिल्कुल बिल्कुल अनूप और मेनका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल एक लंबा वक्त होता है। उसके बाद ये महामंथन हो रहा है जिसमें कि 5 राज्यों के साथ साथ कोरोना काल की परिस्थितियां और तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बातचीत कर रही है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। खजानदास जी, आपके पास आ रहा हूं, उत्तराखंड की सियासत पे भी बात कर ले रहे हैं। सवाल ये है कि सूर्यकांत धस्माना जी कह रहे हैं कि आप सपने अच्छे देखते हैं और दिन में आप सपने देख रहे हैं कि आप फिर उत्तराखंड में वापस आ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो सूर्यकांत धस्माना जी को बहुत सम्मान भी करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। और जो सपने देखने का सवाल उन्होंने किया, ये सपने साकार होंगे, ये करके दिखाएंगे। और इस बात को मैं पुख्ता के साथ और सबूत के साथ इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करते हैं, अपने अध्यक्ष पर विश्वास करते हैं। हमारा बूथ अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो। इसलिए इस बात को मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ, यानी कि 60 पार हम आने वाले हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। धस्माना साहब, मुझे लगता है कि ये तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम वापसी कर रहे हैं, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अब की बार आप सेंधमारी करने वाले हैं? धस्माना साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? धस्माना साहब से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। निरंजन पोद्दार साहब, मुझे जरा बताइए आप कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों में अगर देखा जाए 22 के दंगल को, तो आज का ये महामंथन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कितना जरूरी बनता है? क्योंकि जो स्ट्रेटेजी दिल्ली बनाएगा उसका इंप्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अपने अपने स्टेट में करना पड़ेगा। अनुपम जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की एक जो राजनीतिक संस्कृति अभी जो बन गई है, उसको आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 24 घंटे 365 दिन राजनीति करते हैं, यानी कि 24 आवर पॉलिटिशियन है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 3 स्तरों पे अपना काम चालू कर देती है, 3 लेयर के अंदर अपना चुनाव लड़ती है। आज आप देख रहे हो कि केंद्र के अंदर इन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है, उधर प्रदेश का जो संगठन है वो वहां पे जन जन तक सक्रिय है। और तीसरा, जो जिसको कहते हैं चुनावी रेवड़ियां, या यूं कहें कि जो चुनावी टाइम पे जिस तरीके से ये योजनाओं की या परियोजनाओं की या जो भी जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं उनकी जिस तरीके से फीता काटना और उनका उद्घाटन और शिलान्यास और ये सारा चालू हो जाता, तो एक चुनाव के माहौल को बदल के रख देते। तो आज
इस तरीके से काम कर रही है। और डॉक्टर अभिषेक राय, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी प्लानिंग कर रही है, इतना सब रणनीति हो रही है, तो समाजवादी पार्टी क्यों पीछे है? आप तो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, उसके बाद भी आपकी चीजें दिखती तो नहीं है। देखिए हमारी चीजें ना, मैंने क्या बोला, आप आज हमारी अंबेडकर नगर की रैली देख लेना, अभी आपकी हमारी मऊ में संयुक्त रैली हुई थी, उसको आप देख लीजिए। जनता का चाहे हमारा विजय रथ देख लीजिए, हम जनता का जो जन सैलाब, जो जन समर्थन हमें मिल रहा है वो अपरंपार है। जनता बदलाव चाहती है और सब लोग यहाँ त्राहिमाम कह रहे हैं। इस महंगाई से, इस बिजली के संकट से एक किसान परेशान है, तो कह रहे हैं युवा विकास की परेशान नई है। इबारत लिखी है योगी सरकार ने, आपने सुना अभी अभिषेक राय जी? बिल्कुल कागजों पे इमारत है, वही इमारत अगर जमीन पे हकीकत पे होती तो इनको आज हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये विकास के मुद्दे पे चुनाव में मांगते। महतिल साहब, ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप, आपकी पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है, ये आरोप लग रहा है। अनुपम भाई, जिन्ना के भरोसे ये जिन्ना की छुपी हुई औलादे हैं, अब्बा जान के बेटे जान जो है ना, वो सिर्फ जिन्ना पुकार रहे हैं, उसमें मिल जाइए। ये तालिबान को भी सबसे ज्यादा संघर्षशील और साहस व्यक्ति बताते समर्थन करेंगे। इनके ही सांसद बैठ के बेशर्मी से तालिबान का समर्थन करते हुए आपको बधाई दे रहा हूँ, ये देश को बधाई दे रहा हूँ। और समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस में कम से कम 5 साल में आपने बना दिया, इसके लिए आपको बधाई है। उत्तर प्रदेश की जनता पहले से ज्यादा आपको बधाई दे रहा हूँ। अरे सूर्य बधाई तो ले लो। प्रदेश के अंदर आपने वो काम नहीं किया, हमने 16 में अक्टूबर में बजट 30 सेकेंड्स। खजानदास जी आपके पास आ रहा हूँ, लास्ट वर्ड्स। खजानदास साहब, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती क्या लगता है आपको? कौन चुनौती है इस वक्त उत्तराखंड में? 16 नवंबर को मैं ऑडियो डाउन करिए, खजानदास जी को बोलने दीजिए। साथ में कोई चुनौती नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हम सिर पर हमारा मुकाबला कांग्रेस से है और कहीं पे भी कोई पार्टी टिकती नहीं है, इसलिए 2022 का चुनाव हम प्लानिंग के तहत जिस तरह से हमारा बूथ मजबूत के हिसाब से चल रहा है, बूथ को मजबूती देते हैं, उसी के आधार पे मैं आपको मेरे पास कमी है खजानदास जी, और तमाम लोगों का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि महामंथन जिस तरीके से हो रहा है, उस महामंथन से और क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।